स्टार्ट करते हैं। अच्छा एंजाइम, ओके सो एंजाइम्स जब हम कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, माय स्क्रीन इज विजिबल? नो मैम। इज बस नो, नाउ इज इट विजिबल? नो मैम। लो, यस मैम अब हुई? अभी यस दिख रही है? हाँ, ओके ग्रेट। ओके तो आज जो हमने करना है दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, एंजाइम्स में मैंने तुमको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था? नो मैम। नहीं पढ़ाया ना, मुझे लग ही रहा था। चलो पहले एक बार उसका नॉमेनक्लेचर सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो ना पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है, और डिफिकल्ट करके तुम छोड़ आते हो, तो वो नहीं करना है हमें, राइट? और मैं तुमको पहले नॉमेनक्लेचर उसका खत्म करा देती हूँ। ओके, हाँ याद है तुमको ये क्या हो रहा था? ये यस मैम। ओथ ले मौत ले रही थी। कौन ओथ ले रही थी? लिली। लिली, यस। तो अगर ये लिली ओथ ले रही है तो इसका जो मजाक उड़ाने वाले बच्चों होंगे ना, उन्होंने अब तक नाम भी लिख दिया, रख लिया होगा इसका, क्योंकि ये रोज आके ना असेंबली में ओथ ही लेती है, ठीक है? तो इसका नाम क्या रख लिया है? ओथलिल। ओके, शॉर्ट फॉर्म में ओथलिल। सो ओथ लेने वाली लिली को हम ओथलिल बुलाते हैं, ठीक है? इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस, बट सेंस के साथ किसको याद रखना था। तो ओथलिल से तुमको याद रखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ठीक है? नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम का हमेशा एक ये होगा याद रखने का कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, हम उनके नाम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऐसे वाले एंजाइम्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करा देते हैं, वो वाले जो एंजाइम्स होंगे हम उसको एक कैटेगरी में रख देंगे। फिर ऐसे वाले एंजाइम्स जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के ऊपर ट्रांसफर करा देते हैं, हम वैसे वाले सारे एंजाइम्स को एक ग्रुप में रख देंगे। तो बेसिकली इतने सारे जो एंजाइम्स है, अनगिनत जो एंजाइम्स है, उन सबको हमने पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जितने ग्रुप्स उनको याद रखने हैं वो इतने ही है, ओ टी एच ओथ एल आई एल। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। हमें 6 के नाम याद रखने हैं कि ये वो 6 ग्रुप है, सुनो, ये वो 6 ग्रुप है जिनके अंदर एंजाइम्स को रखा जाता है, और हर एक ग्रुप की अपनी एक सुपर पावर है। ओके, क्लियर? यस मैम। मॉडेबल ना? यस मैम। बता देना यार, मेरी एनर्जी थोड़ी लो हो सकती है बीच में, मुझे बता देना, मैं फिर एनर्जी गेन कर लूंगी। लेकिन बोलते रहना, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा। एनर्जी अभी थोड़ी कम है मेरी, राइट? फीवर बेशक उतर गया, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ सही से सिस्टम। तो हमें याद कैसे रखना है? 6 ग्रुप है, ठीक है? वो 6 के 6 ग्रुप यूनिक है अपने आप में, जैसे कि ये लिखा है, वो 6 के 6 ग्रुप यूनिक है अपने आप में, अपने नाम में। जो उनका नाम है बेसिकली वैसे ही उसने एंजाइम रखे हैं, ठीक है? तो ये है ग्रुप का नाम। तो सबसे पहला, ये सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लिख रही हूँ, इसको हम रोमन नंबर में लिखते हैं, ठीक है? तो सीरियल नंबर 1 रोमन में लिखेंगे, स्टैंड्स फॉर ओ, ठीक है? जो ओ ग्रुप है उसकी फुल फॉर्म, मतलब उसकी सुपर पावर क्या है? उसकी सुपर पावर लेट्स से, तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसका नाम है ओ, और उसकी सुपर पावर है ऑक्सीडो रिडक्टेस और डिहाइड्रोजिनेस। पहले मुझे बताओ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं हाइड्रोजन के टर्म में बोल रही हूँ तो तुमने सुना है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज लाइक, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, यू नो दिस? यस मैम। यस लॉस मैम। ऑफ OH is oxidation, right? यस मैम। ठीक है, लूज करना। सो देखो, जो फर्स्ट ग्रुप है दैट स्टैंड्स फॉर ओ, स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसी को हम डिहाइड्रोजनेज ग्रुप भी बोलते हैं। तो वो एंजाइम्स जो किसी केमिकल रिएक्शन में जाते हैं, लेट्स से दिस इज माय एंजाइम, हम हमेशा बीन शेप बनाते हैं ना, तो दिस इज माय एंजाइम। तो ये जो मेरा एंजाइम है प्यारा सा, ये प्यारा सा एंजाइम जब इस केमिकल रिएक्शन में गया, ये देखो केमिकल रिएक्शन लिखा है, तो ए इज अ सबस्ट्रेट, ठीक है?
बी इज ऑल्सो सबस्ट्रेट, एच ए के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है, ओके, और ये दोनों जो है ये प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो ऐसा वाला एंजाइम जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में जाके किसी एक सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन कर देगा। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हेलो, ओके। तो ऐसा वाला एंजाइम जो किसी केमिकल रिएक्शन में जाके एक सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन कर देगा और दूसरे की रिडक्शन कर देगा, उस एंजाइम को हम किस ग्रुप में डालेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज, और उस एंजाइम को हम डिहाइड्रोजनेज भी कह सकते हैं। मतलब इस ग्रुप में हम उसको डाल देंगे और इस ग्रुप के नाम से हम उसे बुला भी सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई Yes, ma'am. बेटा? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो देखो ए के साथ एच लगा है, तो ए ने एच को खो दिया, तो ए के साथ होगी ऑक्सीडेशन, वाइल जो एच था हाइड्रोजन ग्रुप वो जाके बी के साथ अटैच हो गया, तो बी की हो गई रिडक्शन। तो इसे करवाने का जो काम किया था वो किया था इस एंजाइम ने, और इस एंजाइम को हम कहेंगे डिहाइड्रोजनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड वाला सीरियल नंबर है, रोमन नंबर, उसका नाम क्या है, ऑथलील था ना, हमें याद रखना, OTHLIL। तो ऑथ का टी पे पहुंच गया हम, तो टी स्टैंड फॉर ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज जो ट्रांसफर करता है। तो देखो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन ट्रांसफर कर तो दिया, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और किसी भी ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में पहुंचाने वाले एंजाइम को हम कहते हैं ट्रांसफेरेज। तो जब इस रिएक्शन में मैंने एंजाइम डाला तो इसने क्या किया कि ये जो भी मॉलिक्यूल है, ये स्टार सा जो बना रखा है, इसको एक के पास से बॉन्ड तोड़ के बी के साथ बॉन्ड बना दिया। तो इस वाले एंजाइम को हम कहेंगे ट्रांसफेरेज। जस्ट रिमेंबर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये जो स्टार है ना ये कुछ भी हो सकता है, बस हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, थर्ड वाला देखो, एच, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोलेज। हाइड्रो मतलब पानी, राइट, वाटर, एंड लेज मतलब लाइसिस, मतलब तोड़ना, ब्रेक कर देना। ठीक है, तो कुछ मत करो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लेट्स से ये है सबस्ट्रेट, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पानी, एक बकेट पानी डाल दो, तो जब पानी डाल दिया तो ए और बी अलग हो गए और उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट। तो जो भी एंजाइम क्या करता है, एडिशन ऑफ वाटर कराते ताकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाए, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिस। गॉट इट? Yes, ma'am. इतना लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, आगे बढ़ रही हूँ। अब पहले सुन लो, उसके बाद लिख लेना यार, लिखने के चक्कर में भूल मत जाना। ओके, थोड़ा सा ही रह गया बस, फिर तो अगले पे चलेंगे हम लोग। देखो क्या था हमारा निमोनिक, कोई बताएगा? Othlyl. ऑथलिल, यस, ओके, तो लिख लेते हैं दोबारा से, ओथलिल। ओ स्टैंड्स फॉर Reductase. हाँ, ऑक्सीडो रिडक्टेज। टी स्टैंड फॉर Transferase. एच स्टैंड फॉर Hydrolase. यस। अब हम आगे देखो, LIL पे दो L आएंगे, तो याद रखना, घर में कभी कोई मूवी देखी है ना, तो चाहे जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो, एंड हमेशा अच्छा होता है। जिंदगी में भी चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेशन हो, एंड हमेशा अच्छा ही होता है। तो इसलिए जो लास्ट वाला L होगा ना, वो कुछ अच्छा काम करेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखना, अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखो इधर आओ, L, सीरियल नंबर 4, ग्रुप नंबर 4, L स्टैंड फॉर लाइस। लाइस मीन्स जो ब्रेक डाउन कर दे, डायरेक्टली बॉन्ड को तोड़ रहा है, उसमें वाटर का कोई यूज नहीं है। अब वो कैसे जोड़ रहा है नहीं करना, बस तुमको याद रखना, लाइस वो ग्रुप है जो क्या करे, डालोगे तो लाइस क्या करते हैं, वो सीधा सबस्ट्रेट को तोड़ देते हैं, उसके बॉन्ड्स को ऐसे तोड़ देते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वाले पे आओ, फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ स्टैंड फॉर आई, ये था ना, ऑथलिल, LIL, यहाँ पहुंच गया हम, है ना, आई स्टैंड फॉर आइसोमेरेज। आइसोमर सुना है तुमने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर का मतलब होता है कि जब भी तुम कोई चेन पढ़ते हो किसी चीज के, से कार्बन की चेन है, ग्लूकोज की चेन है, तो जब मॉलिक्यूल को इधर उधर अरेंज कर देते हैं ना, तो हम उसको आइसोमराइजेशन कहते हैं। मतलब थोड़ा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ए के स्ट्रक्चर में ऐसे चेंज कर दिए कि वो प्रोडक्ट बी में चेंज हो गया है अब।
तो जब भी आइसोमरेज करते हैं ना, कोई एंजाइम एक्ट एज ए आइसोमर, जो बेसिकली स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, उसको हम कहते हैं आइसोमरेज, राइट। तो स्ट्रक्चर्स को उसने चेंज किया, कुछ खास नहीं। अब लास्ट वाला सुनो, एल, लास्ट वाला एल स्टैंड फॉर लाइगेज। मतलब दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे, तो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को क्या किया, गले लगा दिया। दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे ए एंड बी, और उनके बीच में इसने बॉन्ड बना दिया, तो हम इसे कहेंगे लाइगेज। लाइगेज मतलब जोड़ना, ठीक है, और लाइस मतलब तोड़ना। तो जो सिक्स्थ वाला ग्रुप है ना एंजाइम का, वो जोड़ता है। ऐसे याद रखना, लाइगेस और लाइस में फर्क। समझ आया? Yes, ma'am. लिख लो फिर। Done, ma'am. And previous slide. Done, ma'am. ओके बेटा, अब एंजाइम्स पढ़ लेना, अब हो जाएंगे। ओके, एक बार बस मुझे एक बार, चलो अभी तो तुम्हें निमोनिक याद होगा ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पूछती हूँ। चलो अब करें हम आगे, जहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है, न्यूक्लिक एसिड्स। करें स्टार्ट? Yes, ma'am. बता दो फिर न्यूक्लिक एसिड होते क्या है। हाँ, वन नोट जो सबके लिए था, जैसे मैंने बता दिया था, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर पार्ट विल कवर लेटर। अगर हमें मौका मिला तो लेटर करेंगे, लेकिन तुम लोग एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के रख लेना, ठीक है। चलो, न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, थोड़ा आइडिया दो। कभी कुछ सुना होगा? Ma'am, DNA और RNA genetic material. जेनेटिक मटेरियल ऑफ बॉडी, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, राइट। कोई मुझे Yes. फुल फॉर्म बताएगा बेटा इसकी? डीएनए स्टैंड्स फॉर Deoxy- डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड है, चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या कोई चार्ज नहीं होगा? negatively charged. हाँ, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज, पता है? पता है? Phosphate ग्रुप की वजह से। वेरी गुड, बच्चे को पता है, शाबाश, गुड अनीश। तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन ये बनता है, ये बेसिक ना, जैसे कोई कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है, किसी यूनिवर्सिटी का पेपर है ना, तो बीएससी एंट्रेंस वगैरह के लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जनरली वो ऐसे पूछते हैं, डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। तो दिमाग में ऐसा लगता है कि यार डीएनए तो मेरे सेल में, उसमें चार्ज क्यों होगा, है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन होती है। तो याद रखना नेगेटिवली चार्ज है, क्यों चार्ज है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे इतने बेसिक क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब चलो, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास होता है कार्बन, जिनके पास होगा हाइड्रोजन, जिनके पास होगा ऑक्सीजन, जिनके पास होगा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। मैंने इतना ऐसे करके क्यों लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी स्पेसिफिकली ये पॉइंट मेंशन करती है, तो इसे भूलना नहीं है कि ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड जिनके पास ये सब होता है। एंड डेफिनेटली ये डीएनए एंड आरएनए में हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लेकिन वो बने किस चीज से अगर मैं बोलूँ, तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से बने हैं, राइट। इतना क्लियर? तो इसको लिख सकते हो। डन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो न्यूक्लिक एसिड और क्या होते हैं अगर इनके बारे में पॉइंट करें, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। हमने कह दिया कि न्यूक्लिक एसिड, जैसे अभी इसने बताया बहुत अच्छे से, कि डीएनए होते हैं मैम और आरएनए होते हैं, है ना। लेकिन यार ये भी किससे बने होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने होते हैं। अब मैं हर बार इतनी लंबा सेंटेंस बोलूंगी, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए को बनाने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सो याद रखना,
जिसमें टी वर्ड आया है वो है जिसने इसको बनाया है न्यूक्लिक एसिड को। तो डीएनए और आरएनए, जैसे तुम्हारे घर की दीवारें किससे बनी है, ईंटों से बनी है ना, फिर इसमें सीमेंट लगाया, उसमें पेंट करा एंड ऑल दैट। तो वो जो ब्रिक्स है वो बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर वॉल है। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। तो ये बनता है हमारा नीट का क्वेश्चन, ये एक्चुअल में बनता है। कंफ्यूजन पता है किस में होती है, किस वर्ड में, न्यूक्लियोसाइड में। तो याद रखना साइड नहीं, टी, जहां पर ये टी वर्ड था वो है बिल्डिंग ब्लॉक। क्लियर? यस मैम। अभी मैंने तुमको बताया नहीं है न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड दिखते कैसे हैं क्या, बस अभी ये लाइन याद करने के लिए बोला है, ठीक है। सेकंड, हेंस न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है ना, हम उनको स्लैश करके मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। Many. नहीं, तो डीएनए का मॉलिक्यूल भी तो बड़ा है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक लिखेंगे। ये देखो न्यूक्लियोटाइड इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। जब इतने सारे न्यूक्लियोटाइड लग जाएंगे एक दूसरे के साथ, हम उसे कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइट। तो ये वो कैप भी आ सकती है। एंजाइम वाले चैप्टर में बहुत छोटा सा वो दे रखा है पैराग्राफ ऑन न्यूक्लिक एसिड, इसलिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है छोटी चीजों में, ठीक है। ये दोनों दोनों लाइनें लिख ली, Yes, ma'am. आगे बढ़ू। ओके, तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को मैं क्या बुला सकती हूँ? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड, ये बच्चा एक्टिव है हमारा। राइट, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, जब मैंने टी बोल दिया ना, तो टी से तुमको याद रखना है 3। यही ट्रिक है जिससे मुझे बचपन से याद है, जब से मैंने स्कूल में बना था। साइड और टाइड में फर्क, टी मतलब 3, 3, ठीक है। तो तीन चीजों से बने हैं जिसके कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेकिन हम उसको इजी कर लेंगे। पहला है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब कंपाउंड होगा, राइट, और कंपोनेंट से बना होगा, ठीक है। तो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड, जहां पे सेक्राइड वर्ड आ गया उसका मतलब है शुगर। तो इसके अंदर शुगर भी है, मतलब इसके अंदर चीनी भी है, इसके अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड भी है, और इसमें फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट भी है, ठीक है। तो जो डीएनए है, बेसिकली डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो ये मैं बना लेती हूँ यहाँ पर डीएनए, सिंपल कर देती हूँ उसको, ठीक है। ये डीएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड से बना है, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ग्रीन कलर से बना रही हूँ, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, हम उसकी कॉम्पोजिशन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होगा। पूरा डीएनए उसी से तो बना है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें एक साइक्लिक ग्रुप मिलेगा, हमें उसके अंदर मीठी मीठी शुगर मिलेगी, और हमें उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी मिलेगा, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. चलो आगे चलती हूँ। देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस। जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो साइक्लिक कंपाउंड्स है। मोनोसेक्राइड कौन सी है? अगर तो बात हो रही है डीएनए की, तो उसके अंदर शुगर है डीऑक्सीराइबोस। अगर बात हो रही है आरएनए की, तो उसके अंदर है राइबोस शुगर, राइट। एंड फॉस्फेट ग्रुप हम कैसे लिखते हैं? PO4 3 नेगेटिव। तो यही नेगेटिव चार्ज है जो डीएनए और आरएनए को नेगेटिव बनाता है नेचर में, राइट। इसे लिख लो, इसे लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तुम सोच रहे होगे ना इतना तो हमें पता है, हो सकता है काफी बच्चों को पता हो। कितना स्लो क्यों करा रहे हो इसको? क्योंकि ये बहुत छोटू पैराग्राफ है ना, तो इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बन के आता है, और वो टर्म्स ना समझ नहीं आती है। तो मैं एटलीस्ट मैं अपने पॉइंट से पढ़ाती हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे इन टर्म्स से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कहीं पे भी फॉस्फोरिक एसिड लिख रहे हैं, कहीं पे भी फॉस्फेट लिखते हैं, कहीं पे भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिख देते हैं। तो मुझे इससे ना कंफ्यूजन होती थी, इसलिए मैंने एक एक वर्ड को ऐसे लिखा है तो मैं समझ में आए कि किससे क्या लिंक बन रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा स्लो है, लेकिन सब पिक कर ले, क्योंकि ये हमारा काम आने वाला है एक पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर में, बहुत ज्यादा। तब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी इतना, ओके। डन मैम। ठीक है, तो अगर स्लो लगे तो आज बेयर कर लो, फिर आगे के हमारे कम से कम 2 हफ्ते के लेक्चर एटलीस्ट इजी निकल जाएंगे। डन, लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ओके, इससे पहले मैं पूछना भूल गई, टाइम टेबल कहाँ तक पहुंचा, चल रहा है?
चल रहा है टाइम टेबल, चल पा रहा है, या फिर वो कहानी खत्म हो गई? एक दिन का मोटिवेशन थोड़ी दिया था मैंने। क्या बना इसका? इफेक्टिव हुआ? हाँ। Yes, ma'am. But in nights. दिन में नहीं. यस मैम, थोड़ा थोड़ा। ओके। दिन में फॉलो नहीं हो पा रहा? ये सबसे बड़ा है। फॉलो क्यों नहीं हो पा रहा? प्रॉब्लम? तो पता है ना, कोई तुम्हें देख नहीं सकता, तुम अनोनिमसली लिटरली बोल सकते हो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। नो वन विल नो। बताओगे नहीं तो फिर ठीक कैसे होगा गुरप्रीत कि थोड़ा थोड़ा क्यों हो पाता है? प्रॉब्लम क्या है? पूरा दिन कम पड़ जाता है, या बिजी हो जाती है, या भूल जाती है, या मन नहीं करता, कुछ भी हो सकता है ना। ये बहुत बड़ा रीजन है दुनिया का कि मन नहीं करता। तो उसमें तुम्हें कोई ऐसे थोड़ी बोल दूंगी हाय मन कैसे नहीं करता, मेरा खुद नहीं करता। मैम घर में अभी तो बताओ। घर में अभी शादी है ना, हाँ, तो फिर थोड़ा काम भी चल रहा है, और फिर मैम खेतों का काम भी है अभी। तेरी शादी है? नहीं मैम, सिस्टर की शादी है, मेरी बड़े वाली सिस्टर की। अच्छा, ओके। ओके, तो तुम्हारे घर में क्राउड ज्यादा है यस मैम। इस टाइम। तो फिर कहाँ जाके पढ़ती है? अभी क्लास कहाँ जाके ले रही है? मैम अभी तो रूम में बैठी हूँ, सभी खेत गए हुए ना अभी। मैम बेटा फिर तू अगर शादी वाला घर है तो फिर तो तू रात को ही पढ़ सकती है, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकती है। इसके अलावा तो मुश्किल है शादी वाले घर में पढ़ाई। कब तक है शादी? मैम मैम ये अभी शादी निकलवाएंगे वैसे, दिसंबर तक बोल रहे हैं। फिर मैम पहले फसल भी इकट्ठी करेंगे और फिर नई फसल भी बोएंगे मैम, तो इसलिए। बेटा ये तो लंबा टाइम है, तो तुझे तो एडजस्टमेंट घर पे करनी पड़ेगी कि तुझे पढ़ने के लिए चाहिए 6 घंटे, क्योंकि यस मैम। दिसंबर तक तो बहुत लंबा हो गया ना। हर रोज तो कर नहीं सकती, तो अब तो को बात करनी पड़ेगी अपने घर वालों से। नहीं तो ऐसे फंस जाओगी, दिसंबर तक तो बहुत सारा खराब हो जाएगा सिलेबस तुम्हारा, मैम है ना। बहुत टाइम देते हैं मैम घर के, तो वैसे ज्यादा काम नहीं करने को, वो चल, कुछ भी नहीं मैम, वो तो दे देते हैं टाइम। फिर क्या होता है? मन नहीं करता? नो मैम, ऐसी बात भी नहीं है। फिर? कर लेती हूँ मैम काम, तो वैसे मैं पढ़ लेती हूँ मैम बैठ के। मैम भाई भी है ना छोटा, तो उसको भी पढ़ाना। हम्म। हम्म, हम्म, बेटा लेकिन अगर तू खुद से सिंसियरिटी से पढ़ेगी तभी तो वो तुझसे इंस्पायर होगा। भाई यस। सिर्फ पढ़ते थोड़ी है ना, तुझे भी नोटिस करता होगा पढ़ती है या नहीं। मुझे ही बोलती है बस। लेकिन यार तुम्हारा शादी वाला घर है तो ये बड़ी जेन्युइन सी सिचुएशन है। सब खेल कूद रहे होंगे या ऐसी कपड़ों की किस चीज़ की बात करता है तो ध्यान भटकता है। पर फिर ये भी देखो कि सिस्टर की शादी तो हो जाएगी बेटा, तू फंस जाएगी। यस। तेरा कॉलेज निकल जाएगा हाथ से, है ना। नहीं मैम। हाँ, फिर ये जितने रिश्तेदार शादी पे आएंगे ना सब पूछेंगे। हम्म। यस मैम। मैंने तो इसी साल ड्रॉप ही ड्रॉप किया है, बाकी कहीं और ज्वाइनिंग मिली। हाँ, तो तेरे लिए तो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अपने आप को फोकस बना दोबारा से। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितने लोग शादी में आएंगे ना वो सबको पता चल जाएगा तो नीट की तैयारी कर रही है। सब पूछेंगे घर वालों से बेटी का क्या बना तुम्हारी, है ना। तो एक यस। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रेशर आता है सोसाइटी की तरफ से, सबको आता है ना, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में। तो अपना टाइम टेबल तुझे बनाना पड़ेगा और दिन के 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा, जो कम वीक है फिर भी पढ़ना तो नहीं छोड़ सकती ना, अभी तो बहुत सारा सिलेबस पढ़ा यस है ना। मैम। तो यस। तुम्हें करना पड़ेगा। तुम देख रहे हो ना कितने चैप्टर हो गए हमारे। तीन चैप 3 चैप्टर्स हमारे 12th के हो गए थे। यहाँ पे हमने एक और कर लिया, 4 चैप्टर्स कंप्लीट है। फिफ्थ हम कर रहे हैं। तो तुम्हें जाके पीछे सारे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, राइट। मैम साथ में बेटा मैं नोट थोड़ा। रहती हूँ ना, तो इसलिए हो जाता है मैम मेरा। वैसे सुबह तक मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, क्योंकि हम्म। फिर तो दोपहर में भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ। शाम को तो फिर मैम कोई मतलब वो होता ही नहीं है, शाम को तो आराम से पढ़ लेती हूँ। बस फिर तो अच्छा कर, जहाँ पे देखो कम टाइम मिलता है ना पढ़ने का, उस टाइम को ना क्वेश्चंस के लिए रख ले। क्योंकि यस मैम। क्वेश्चंस क्या है, अगर देखो 30 मिनट्स में मिले और उसमें तूने लगा लिए 10 से 20 क्वेश्चन भी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ तो अचीव करा है। तो ऐसे रख ले कि दिन के एटलीस्ट मैंने 30 क्वेश्चन करने हैं। 30 यस। क्वेश्चन बायो के लगाने हैं, 30 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के लगाने हैं। तो ये 1.5 घंटे में अगर हो सकता है बढ़िया है, नहीं तो सबकी अपनी स्पीड है, मैं नहीं कहती एकदम से स्पीड आएगी, पर सेंस ऑफ अचीवमेंट रहेगी। जैसे ऐसे मत कर अनलिमिटेड क्वेश्चन, ऐसे रख मैंने बायो के ना 30 लगाने थे। तो अगर यस तूने मैम। बायो के 3 क्वेश्चन जैसे ही लगाए ना, तुम खुद फील करोगे कंधे से एक बोझ सा चला गया कि यार एक टास्क तो कंप्लीट हुआ मेरे दिन का। तो यस ऐसे मैम। करके देख, ऐसे करके देख, और कहीं पे लिख ले ये वाली बात। और वहां पे टिक करना याद रखना, तो ना बहुत अच्छा लगता है जब कोई काम करने के बाद तुम टिक करो ना, अचीवमेंट लगती है अपनी। तो तुम इस यस। चीज को करने की कोशिश करो।
और टाइम टेबल प्लीज मेक टाइम टेबल एंड ट्राई टू फॉलो इट। जब फॉलो करोगे तभी प्रॉब्लम्स आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी तभी तुम पूछोगे, तभी तो कुछ बताऊंगी। तो प्रॉब्लम आने के लिए भी कुछ करना जरूरी होता है ना। वही लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ना, वही लोग होते हैं जिन्होंने कुछ किया होता है। जिन्होंने कुछ नहीं किया ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। तो प्लीज ट्राई टू मेक टाइम टेबल। मैं भी बनाती हूँ, मेरा 2 दिन से बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इसका मतलब नहीं है दैट आई लूज होप, राइट। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, जितना भी हो सकता है। मेरा टाइम टेबल पूरा पीछे चला गया है। अब तक तो मैंने तुम्हारे लेक्चर्स बना देने थे 2 हफ्ते के, लेकिन मैं आज का लेक्चर भी मैंने बड़ी मुश्किल से कल बनाया है। तो इट्स ओके, पर मैं आगे कवर अप कर लूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मुझे एक टाइम टेबल पेंडिंग है जो मुझे कंप्लीट करना है। तो मेक टाइम टेबल, इट विल हेल्प यू, राइट। चलो आ जाओ। थैंक यू गुरप्रीत शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके चलो, नाइट्रोजनस बेसिस। तो हम लोग 3 चीजों से हम बात कर रहे हैं। दोबारा बता रही हूँ कहाँ बात कर रहे हैं। ये रहा मेरा डीएनए, मैं डीएनए की रेफरेंस ले रही हूँ, इजी है समझना। 2 स्ट्रैंड होते हैं इसमें, ये रहा स्ट्रैंड 1, ये रहा स्ट्रैंड 2। 2 रिबन समझ लो जो गुत्तों में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 रिबन समझ लो, 2 रस्सी समझ लो। इसका एक एक ब्लॉक जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। ये निकाला मैंने न्यूक्लियोटाइड बाहर, और मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड देखना है मुझको किससे बना है। तो टी को मैं अंडरलाइन करती हूँ ताकि मुझे याद रहे। ये 3 चीजों से बना है, ठीक है। एक बना है ये नाइट्रोजनस बेसिस से, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एन डॉट कैपिटल। तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके के होते हैं, प्यूरीन और एक होता है पिरामिडिन। किसका स्पेलिंग ज्यादा लंबा है, प्यूरीन या पिरामिडिन का? पिरामिडीन। pyrimidine. या पिरामिडिन, राइट। तो पिरामिडिन के अंदर तुमने 3 लिखने हैं और प्यूरीन्स के अंदर तुमने सिर्फ 2 लिखने हैं, ओके। तो प्यूरीन्स किसको कहते हैं हम? एडेनिन, शोर आ रहा है। एडेनिन, जी स्टैंड फॉर ग्वानिन, टी स्टैंड फॉर, कोई बताएगा? थाइमिन। Thymine. यार यहाँ पे, गुआनिन। अरे ग्वानिन थोड़ी आएगा वहाँ पे। मैम टी स्टैंड फॉर साइटोसिन। साइटोसिन, एंड लास्ट वन इज यू स्टैंड फॉर Uracil. यूरेसिल, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन निकालो, एंट्रेंस में क्या पूछा जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी देखना तुम्हें भी हंसी आएगी। यूरेसिल क्या है? प्यूरीन है या पिरामिडिन है? बेटा पिरामिडिन है। जो यूरेसिल है वो डीएनए में मिलता है। मैंने तो नाइट्रोजनस बेस बोला ना, डीएनए आरएनए दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो यूरेसिल है वो सिर्फ इन आरएनए ओनली, तो आरएनए में मिलता है सिर्फ ये, ठीक है। तो प्यूरीन एंड पिरामिडिन 2 ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस है जो पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। प्यूरीन्स 2 टाइप के, पिरामिडिन का स्पेलिंग लंबा था तो उसमें 3 टाइप के रख देना, राइट। और ये हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट होंगे। तो अगर मैंने यहाँ एडेनिन लगा दिया तो वो बॉन्ड करता है किससे? इट इज अ रूल, चार्गफ रूल है कि एडेनिन हमेशा डबल बॉन्डेडली बॉन्ड होता है थायमिन से। ग्वानिन हमेशा बॉन्ड बनाता है ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन से। ये होता है हमारा इन द केस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो बेटा आरएनए में क्या होता है, पता है किसी को? नहीं? थाइमिन की जगह यूरासिल आएगा। हाँ, एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है यूरेसिल के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये इजी क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो ये भी 3 मार्क का है। तो इस स्लाइड से तुम्हारे 3 मार्क के 2 क्वेश्चन, सॉरी 4 मार्क के 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसे नोट डाउन कर लो। ये साइटोसिन है, सॉरी मैंने लिखते लिखते गलती करती होगी। अब अगर तुमको ये कैसे याद रहेगा एडेनिन और मतलब ग्वानिन किसको कहाँ पुट करना है, तो मुझे फॉर बाय डिफॉल्ट ऐसे याद है। मैं हमेशा अभी भी अगर कोई मुझसे पूछे ना न्यूक्लियोटाइड, मैं हमेशा बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लिखती हूँ, ए गैप लेके टी, जी एन सी। तो मुझको पता है ए के साथ हमेशा टी आता है, जी के साथ हमेशा सी आता है। तो मुझे लिखने की ऐसे याद आता है, ए फिर गैप के साथ टी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, मुझे ए टी जी सी याद है। तो देख लो यार, तुम्हें जैसे भी याद हो, मुझे बाय डिफॉल्ट ऐसे ही याद है, आई डोंट नो क्यों। डन? यस Yes, ma'am. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे और जानते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस, अच्छा मुझे बताओ किसके स्पेलिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, प्यूरीन या पिरामिडिन?
लंबा था मतलब। पिरामिड। पिरामिडिन। तो बेसिकली देखें अगर हम इसको तो लगता नहीं यार कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट? तो अगर हमसे देखें तो लगता है कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड देखने में है उसका स्ट्रक्चर सिंपल है। तो जो पिरामिडिन है वो सिर्फ एक 6 कार्बन रिंग का है। तो आई होप तुम्हें पता है कि जहाँ पर ऐसे दो लाइंस मिलती हैं तो वहाँ कार्बन होता है, राइट? तो 1 2 3 4 5 6, so 6 कार्बन का ये रिंग है। सिमिलरली जो प्यूरीन है वहां पे 2 कार्बन के रिंग है, राइट? Let's say C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9। तो कार्बन नंबर 1 को ना बेटा यहाँ लिखना, ओके? तो ये 2 रिंग्स का बना हुआ है प्यूरिन, वाइल पिरामिडिन एक ही रिंग का बना हुआ है। ये याद करना क्यों जरूरी था? क्योंकि एनसीईआरटी में एंजाइम वाले चैप्टर में पिक्चर दिया है, तो वहां पे तुमको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर तुम देख लोगे ना, रिंग देखोगे, वो कभी कार्बन वार्बन मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ रिंग देख के बता दो कि प्यूरिन है या पिरामिडिन है। तो इसलिए इतना तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। आगे बढ़ू? Yes, ma'am. ओके, ऑलराइट। अब देखो, एनसीईआरटी की पिक्चर है ये। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? एक मिनट देखना यार, मैं एनसीईआरटी लूँ। हेलो, आई एम बैक। ओके, एनसीईआरटी देख लेते हैं। कौन सा पेज नंबर है एंजाइम वाला चैप्टर अपना, बायोमोलिक्यूल? 149। 149। ओके। इन्होंने एडेनिन मेंशन करा और साइटोसिन मेंशन करा, राइट? लेकिन इन्होंने आगे चलाते, एक मिनट तातू, पेज नंबर 145 निकालना। 45 एडेनिन होगा वहां पर और यूरिसिल है वहां पर, दिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिला है ना, एडेनिन एंड यूरिसिल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एडेनिन क्या है, प्यूरिन या पिरामिडिन? प्यूरीन। Purine. अगर ये प्यूरिन है तो ये डबल रिंग होगा इसमें या सिंगल रिंग? Double. Double रिंग ring. ना, डबल रिंग। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसे सिंगल नाइट्रोजन को काउंट करना है, ठीक है? तो इसमें कितने नाइट्रोजन होंगे, सिंगल नाइट्रोजन काउंट करने हैं। तो ये है, मैंने कहा था यहाँ रखना पोजीशन फर्स्ट, ठीक है? यहाँ पे एक कार्बन मिलेगा, फिर ये है, अच्छा सॉरी, जब मैं पहले कार्बन लिख लेती हूँ, ध्यान से देखना, बहुत छोटी सी बात है, एक बार होगी फिर नहीं दिक्कत होगी। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8 एंड कार्बन 9, राइट? नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे हमें काउंट करने हैं जो यूज होते हैं? पहला है कार्बन नंबर 1 पे एक नाइट्रोजन मिलता है, फिर कार्बन नंबर 3 के पास एक नाइट्रोजन पड़ा होता है, फिर कार्बन नंबर 7 के पास एक नाइट्रोजन पड़ा होता है, फिर कार्बन नंबर 9 के पास एक नाइट्रोजन पड़ा होता है, ठीक है? तो जो ये वहाँ पर किस किस पोजीशन पे, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसिस है, तो ये बेसिक है नेचर में, लेकिन नाइट्रोजन से भरे हुए बेसिस है। तो जो प्यूरिन्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे होता है, 1 3 7 9। तो एग्जाम लाइक एम्स वगैरह में इस तरीके के, प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ द नाइट्रोजन इन प्यूरिन्स, ठीक है? तो ये तुमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। ये देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, कार्बन को लेबल करके बताया नाइट्रोजन कहाँ होगा, राइट? तो तुम एग्जैक्टली ये डायग्राम बना सकते हो। समझ आई बात? यस और मैम। एग्जाम्पल है एडेनिन का, समझ आई? ओके, तो 1 3 7 9 क्या बता रहे हैं तुम्हें? पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्यूरिन्स, दैट्स इट। तो जितने भी प्यूरिन है, एडेनिन के अलावा और कौन सा प्यूरिन है? Guanine.
ग्वानिन, हाँ उसमें भी इसी पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। बना लिए? सही से बनाना। ऐसे ही 3 बना लो, बेशक अभी काम लग रहा है लेकिन बाद में जब अकेले बैठ के पढ़ोगे तो इजी रहेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जितने तुम्हारे नोट सिंप्लीफाइड और डिटेल्ड होंगे उतना कम तुमको गूगल या किताबों पे मत्था मारना पड़ेगा या टीचर का दिमाग खाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो तुम्हारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है ना कि मेरे को ढूंढो फिर मुझसे पूछो। तो जितने नोट्स सिंपल और बहुत अच्छे से डिफाइंड होंगे तुम्हारी जिंदगी भविष्य में उतनी आसान है। तो बना लो इसे। डन मैम। ओ आ जाओ फिर। अगर प्यूरिन कर दिया बेटा तो क्या बचा? पिरिमिडीन। पिरामिडीन। ठीक है, तो पिरामिडीन में कहाँ पर होगे? वो पीछे वाले डायग्राम ही है। कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन 2, कार्बन 3। तो कार्बन नंबर 1 पे एंड कार्बन नंबर 3 पे नाइट्रोजन है। एट कार्बन 1 एंड कार्बन 3। ठीक है, तो एम्स लेवल पे या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है। लिख लिया? यस मैम। ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे नाइट्रोजन स्पीसीज के बारे में। ठीक है, अब एक नोट है, इन्फॉर्मेशन है सबके लिए, अभी मुझे याद आया तो सुन लो। क्या चीज है? छोटी सी डायरी खरीद लो। ठीक है, अगर डायरी नहीं चाहिए तो कोई पेज में से मैं डायरी सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही बनाई थी। और अगर मुझे कॉलेज अभी भी शॉर्टलिस्ट करना है तो मैं यही करूंगी, एक छोटी सी डायरी ले लो। जैसे मेरे पास तो थोड़ी बड़ी है बट ये अब काम नहीं आती है। जैसे मेरे पास ये डायरी है, ठीक है, अंदर नहीं दिखाने वाली मैं। तुम इससे बिल्कुल छोटी सी आती है, 5-10 रुपए की डायरी आती है। डायरी खरीदो और उसके अंदर क्या लिखो? एक तरफ लिखो तुम कॉलेज, या तुम सिंपली लिखो यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, उसके इधर लिखो एग्जाम का नेम, कौन सा एग्जाम वो कंडक्ट करता है, किसके लिए? यूजी। तो अंडर ग्रेजुएशन के जितने एंट्रेंस एग्जाम है किसी भी अच्छे कॉलेज के, वो यूजी का नाम लिखो और उसके बाद उसकी फॉर्म की डेट लिखो, वो फॉर्म कब निकलेगा और इसके बाद एग्जाम कब होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है, जो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके फॉर्म बहुत अर्ली आते हैं और बहुत एडवर्टाइजमेंट नहीं होती उनकी। तो उनके लिए बच्चों को खुद ही ढूंढना पड़ता है, उन्हें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, जो भी शार्प होगा वो ढूंढ लेगा। राइट, तो एक डायरी बनाओ जिसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, उसके यूजी एग्जाम की डेट, फॉर्म की डेट और एग्जाम डेट, ये सब तुमको लिख के रखनी है। ठीक है, यूजी एग्जाम कौन सा होता है, उन हर एग्जाम का एक नाम होता है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो हर किसी का अलग अलग होगा। तो ये एक डायरी बना लो। ओके, और तुम्हारा काम है एवरी संडे तुमको सर्च करना है। कैसे? टॉप 10 बीएससी कॉलेज इन इंडिया। इंडिया लिख देना भाई, दुनिया आ जाएगी नहीं तो। ठीक है, टॉप 10 लाइफ इंडिया। अगर तुमको फार्मेसी में इंटरेस्ट है तो टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया, तुम ऐसे लिखोगे ना तो तुमको मिल जाएगी। राइट, तो तुम्हें हर संडे ये लिस्ट को अपडेट करते रहना है। ओके, समझ आई ये बात? यस मैम। समझ आई या नहीं? यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डू बिलीव तुम सब इंटेलिजेंट हो और सब में पोटेंशियल है कि तुम एंट्रेंस एग्जाम नीट क्रैक करके डॉक्टर बन जाओ या तुम जो भी बनना चाहते हो। देखिए, कभी भी इंफॉर्मेशन का कोई लॉस नहीं होता, ज्ञान हमेशा अच्छा होता है जीवन के लिए। राइट, तो इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिस करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात होगी। तो हमें ये नहीं करना है, हमें स्मार्ट रहना है, हमें हमेशा अपना बैकअप रेडी रखना है। तो इसलिए रेदर देन डूइंग बीएससी किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, एंड से, या फिर किसी रैंडम यूनिवर्सिटी से कि मेरे पड़ोस में थी मैंने वहां से कर ली, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यू शुड हैव ऑप्शंस, ताकि तुम्हारे पास ऑप्शन होने चाहिए कि तुम डिसाइड करो। क्या पता आने तक तुम्हारा मन ही चेंज हो जाए, यू नेवर नो ना। तो ऑप्शन ओपन है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे थे, वो हमारे हो गए थे। अब हमारे पास है 5 कार्बन शुगर। ओके, और ये मैं कह सकती हूँ कि मैं सच में बीमार थी। क्या लिखा है मैंने यार? ये नाइट्रोजनस बेसिस नहीं भाई,
सॉरी यार, मैं सच में बीमार थी वो मैं नींद में लिख रही थी। तो अब हम बात करें 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर हमने करा था ना, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा अभी तक न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किससे बने हैं? वो बने हैं नाइट्रोजनस बेसिस से, जो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरामिडिन, राइट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 5 कार्बन शुगर की। तो जो 5 कार्बन शुगर होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, वो 2 टाइप के हो सकती है। एक होती है राइबोस और एक होती है डीऑक्सी राइबोस। 5 कार्बन के, तो देखो कार्बन की पोजीशन, ये कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, 4 के सर पे बैठा हुआ कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर है। हेलो, एम आई ऑडिबल? बफरिंग नहीं, हो रही थी। हो रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? बफरिंग हो रही थी, अभी सुन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ओके। मैं कह रही थी, दोबारा बता दूं? यस। यस मैम। अच्छा, मैं कह रही थी वो जो यहाँ लिखा था ना, वो गलत लिखा था, सॉरी। मैं थोड़ा शायद नींद में बनाई प्रेजेंटेशन, तो कुछ और चल रहा था दिमाग में। तो हम बात कर चुके हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस पे कर रहे हैं 5 कार्बन शुगर की। तो न्यूक्लियोटाइड में 2 तरीके की शुगर मिल सकती है, राइबोस भी हो सकती है, डीऑक्सी हो सकती है। तो अगर डीएनए है तो उसमें डीऑक्सी राइबोस होगी और राइबोस होगी हमारी आरएनए में, ठीक है। इतना क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। इतना क्लियर है ना? अब मैं बोल रही थी कि ये 5 कार्बन की शुगर है, लेकिन कार्बन की पोजीशन का ध्यान रखना। कार्बन 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 4 की जगह कार्बन नंबर 5 को रखना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, क्या करना है? कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 4 के सर पे बैठा होता है। तो कार्बन नंबर 4 बिजी है कार्बन नंबर 5 को अपने सर पे ऐसे उठाने के लिए, ठीक है। तो राइबोस और डिऑक्सी राइबोस ऐसे ही दिखते हैं। डबल बॉन्ड वगैरह मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया, तो इतना तुम खुद देख लेना, राइट। इतना क्लियर? यस। यस मैम। इसको ऐसे ही बना लो पिक्चर को। डन मैम। फर्क तुमको why so much buffering is happening? Still buffering ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। है ना? I don't know why buffering is happening. मे बी वेदर की वजह से है या कुछ है, क्योंकि वेदर तो यहाँ खराब ही है। पता नहीं यार बफरिंग क्यों हो रही है। चलो, मेन चीज जो तुमको याद रखनी है, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है पता है? Removal of oxygen. हाँ, एब्सेंस, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप, देखो पहले आई थी राइबोस शुगर, तो कैसे दिखती थी वो? कार्बन नंबर 2 पे एक OH ग्रुप होता था, कार्बन नंबर 3 पे एक OH ग्रुप होता था। और एल्कोहल, OH मतलब एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसलिए आरएनए बहुत रिएक्टिव है, वो बहुत रिएक्टिव है ना, इसलिए वो अनस्टेबल है। इसलिए हमारे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है, क्योंकि अनस्टेबल है ना, किसी भी चीज से रिएक्ट कर जाएगा। तो डीएनए में क्या मॉडिफिकेशन हुई कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन होता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता। कार्बन नंबर 3 पे तो OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2, क्या कर रहा है यार ये? लेट मी रीजॉइन इट, वेट करोगे? यस यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आई जस्ट जॉइन।
ओके, हाय अनीश, मुझे वो बना देना होस्ट प्लीज। Done, ma'am. थैंक यू। कुछ बच्चे इतने लेट आए, क्या हुआ बेटा? बायो नहीं पढ़नी? मन उठ गया? चलो, जो लेट आए हैं न्यूक्लिक एसिड कर रहे हैं हम। दिखाई दे रही है स्क्रीन? नो मैम। अच्छा, अब दिखी? बोल तो बोल। अब दिखी? नो मैम। मैम क्रोम ओपन है आपका। जैसे वो मैंने बंद कर दिया क्रोम। अब यस Yes, मैम। ma'am. यस ओके बेटा, ओके ओके ओके, थैंक यू, आप लोगों ने वेट किया यार, बहुत सिंसियरिटी से, भागे नहीं। ओके, तो डीऑक्सीराइबोस का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 से एवोल्यूशन में ये देखा गया कि राइबोस बहुत रिएक्टिव था, क्योंकि उसका कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन रह के बैठा हुआ था और हर किसी से रिएक्ट कर लेता है। इसलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर जो बनी वो कैसे बनी? कार्बन नंबर 2 की पोजीशन से एक ऑक्सीजन चला गया तो सिर्फ हाइड्रोजन बचा। तो अल्कोहल जितना हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं था, ठीक है, तो इसलिए डीऑक्सीराइबोस जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है, इसलिए मोर स्टेबल होता है। तो राइबोस शुगर ही हम इसको बोलते हैं, लेकिन अब इसमें से एक ऑक्सीजन चला गया ना, इसलिए हमने इसके आगे डीऑक्सी वर्ड डाल दिया, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस का मतलब है एक ऑक्सीजन कम होना। कौन सी पोजीशन पे? कार्बन नंबर 2 पे। तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन बनता है। वेरी गुड इनिश, यू न्यू ऑलरेडी ना। ये लिख लो ऐसे। और ये बहुत बार क्वेश्चन वाइवा में भी स्कूल में पूछते थे, और ये बहुत जगह पे क्वेश्चन आता भी है कि डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। उसका एक रीज़न ये भी है। आगे चलूं? Yes, ma'am. लास्ट ग्रुप बचा फॉस्फेट। जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका हमें कैसे लिखते हैं? PO4 नेगेटिव, और उसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसी की वजह से न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इतना सा पॉइंट लिख लो। इसी के साथ तीनों चीज़ें जो न्यूक्लियोटाइड जिनसे बना हुआ है वो खत्म होती है। अब हमें इन तीनों चीज़ों को आपस में ज्वाइन करना है कि कैसे ये तीनों ज्वाइन होकर न्यूक्लियोटाइड बनाती है, और फिर वो कैसे न्यूक्लियोटाइड पूरा डीएनए या आरएनए बनाते हैं। ओके, यस मैम। आगे चलो। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो, ये था हमारा डीएनए, और जो हमारा आरएनए होता है ना वो वैसे सिंगल स्टैंडर्ड होता है और जनरली सर्कुलर इन शेप भी होता है। तो लेट्स से हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, डीएनए बना देते हैं। तो डीएनए का हर एक पॉइंट हमारा न्यूक्लियोटाइड है, राइट। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन तीन चीज़ों से बना है? कोई बताएगा तो बता सकते हो। Nitrogenous base, sugar, कार्बन शुगर। phosphate. हाँ, 5 कार्बन शुगर, और इसको हम पेंटोज भी शुगर कह सकते हैं ना, 5 कार्बन पेंटोज शुगर है ना। पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब 5, और फॉस्फेट ग्रुप। अब इन तीनों को गले लगा देना है, और इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कहाँ पर गले लगे और किस बॉन्ड से लगे। अब तुमको ये पता करना है। तो देयर इज अ टर्म जिसका डिफरेंस आता है, नीट के पॉइंट से ये वाली स्लाइड हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इजी है ये, लेकिन 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड T3 बनने से पहले वो साइड होते हैं, मतलब 2 चीजों से बने होते हैं। तो पहले क्या होता है कि पहले ये जो शुगर होती है ना, 5 कार्बन शुगर, ये 5 कार्बन शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस आके लगता है। कौन सी पोजीशन पे? कार्बन नंबर 1 पे। ओके, इसी को मैं ऐसे भी बना सकती थी, ध्यान से देखना जो मैं नीचे बना रही हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछना।
इसको मैं ऐसे भी बना सकती थी, अगर मैं बोलूं इस डायग्राम में कार्बन नंबर 1 यहाँ है, तो मैं नाइट्रोजनस बेस को फिर यहाँ लगाऊंगी। नाइट्रोजनस बेस स्टैंड्स फॉर एनबी ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगी नाइट्रोजनस बेस यहाँ लगेगा। तो हमेशा कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर अटैचेस विद द नाइट्रोजनस बेस। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब ये दो चीजें, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें थी ना, तो जब ये 2 चीजें आ जाए 1 एंड 2, तो हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो अगर कोई न्यूक्लियोसाइड तुमसे पूछे तो तुम लिख सकते हो नाइट्रोजनस बेस प्लस कार्बन 5 कार्बन शुगर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं बेटा? इसी में फॉस्फेट ऐड कर दो। तो कार्बन नंबर 1 पे अगर नाइट्रोजनस बेस लगा है तो कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 5 क्योंकि कार्बन 4 ये है, तो कार्बन नंबर 5 पे जब फॉस्फेट ग्रुप लगता है, ये खोल के फॉस्फेट ग्रुप लगाया है, ठीक है, तो कार्बन नंबर 5 पे जब फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो अब तीनों कंपोनेंट आ गए ना, 1 2 एंड 3, तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड स्टैंड फॉर नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। फर्क समझ में आया? यस मैम। इसे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ू? Yes, ma'am. अब तुमको बॉन्ड पता होना चाहिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो जो ग्लूकोज होता है वो मीठा मीठा है ना, तो वो मीठा मीठा बॉन्ड जो है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो बनाता है बेस के साथ। तो कार्बन नंबर 1 का जब बेस के साथ बॉन्ड बनता है ना, ये दिस इज नाइट्रोजनस बेस, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड द नाइट्रोजनस बेस विद अ न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड। दोनों केस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बने हैं, देखो यहाँ पे बना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे बना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट? तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बेस, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से टाइप के होते थे? नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से टाइप के हैं? दो Purine and कैटेगरी में डिवाइडेड थे ना? पिरिमिडीन। हाँ, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, राइट? पिरामिडिन का नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन स्ट्रक्चर उतना ही सिंपल है। तो प्यूरिन और पिरामिडिन, पिरामिडिन में, अच्छा प्यूरिन में कितने रिंग्स होते थे? 2 rings. रिंग्स। 2 रिंग का स्ट्रक्चर था, वेरी गुड, राइट? और पिरामिडिन में Single. सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर था। नाइट्रोजन होता था इनमें, प्यूरिन में कहाँ कहाँ होता था? Ma'am. 3 One. 7 1 3 7 एंड 9. और पिरामिडिन में 1 and 3 पोजीशन पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितनों ने चाहे आंसर नहीं किया, अगर तुमको पता था ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब ये क्वेश्चन बनता है, अगर नीट में थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आया या एम्स में आया, तो कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड करता है, लेकिन कहाँ? तो अगर वो प्यूरिन है तो वो प्यूरिन के कार्बन नंबर 9, मतलब यहाँ पर 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ अटैच होगा। तो कार्बन नंबर 1 बॉन्ड विथ नाइट्रोजन एट कार्बन नंबर 9 पोजीशन इन प्यूरिन, ठीक है? तो नाइट्रोजन 9 मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, समझ आई? और अगर वो पिरामिडिन के साथ बॉन्ड कर रहा है तो कार्बन नंबर 1 बॉन्ड करेगा किसके साथ? नाइट्रोजन एट द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि यहाँ इस वाली पोजीशन पे। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन नंबर कार्बन नंबर 9 ऑफ प्यूरिन एंड कार्बन नंबर 1 ऑफ पिरामिडिन। ये क्वेश्चन बन सकता है, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट ये बना था अभी तक। और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ये नोट कर लो। सब थोड़ा सा कुछ भी नहीं बचा, मेन यही था। Ma'am. Yeah, ma'am. डन? ओके, तो अगर ये है हमारा मीठा मीठा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
तो फॉस्फेट किससे अटैच होता है? तो नाइट्रोजनस जो हमारी शुगर है, इसका कार्बन नंबर 5 है, वो फॉस्फेट से अटैच होता है थ्रू फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोर ईस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फेस्टर बॉन्ड से अटैच होता है कार्बन नंबर 5 पे एक फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? मजा आया ना? यस मैम। ठीक है। ओके, तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगी ना अब, तो न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड्स की बात करेंगे हम। करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हमेशा ना एंड में छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना लिया करो, इजी रहता है याद करना। और दूसरा है हमारा फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ बनता है नाइट्रोजनस बेस के बीच में, और फोस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 5 का विद किसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप के साथ। और याद रखना कार्बन नंबर 5 है, 4 नहीं, तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, कार्बन 4 यहां पर है। गॉट इट? Yes, ma'am. चलो आगे चल रही हूँ। अब देखो, अब ये तुमको बता रहे हैं, या ध्यान से देखना, अगर ये डीएनए है जो मैं ग्रीन कलर का बना रही हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर ब्लू कलर की डॉट से तुमको दिखा रही हूँ, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक दूसरे से अटैच है, तभी तो पूरी चेन बन रही है। तो ये जो एक इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना, रेड से कर रही हूँ मैं, इस वाले पार्ट को जरा मैं बाहर निकाल के देखूँ तो आई कैन सी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना इस पिक्चर में, जहां मैं लिख रही हूँ पिक्चर नंबर 1, ये रहा हमारा बेस, ये रहा हमारा शुगर, और ये कौन सी शुगर है? राइबोस है या डिऑक्सी राइबोस है? राइबोस। ये राइबोस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैसे आरएनए की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं इसका स्ट्रैंड हटा देती हूँ, इससे पहले कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जो आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। और ये रहा हमारा फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो ये तीनों चीजें हैं। बेस कार्बन नंबर कौन से अटैच होता है? First. ये सेकंड और ये थर्ड, राइट। फोर्थ ये रहा, राइट। तो देखो, ये फर्स्ट कंडीशन थी, और ये एक और नीचे देखोगे अगर सेकंड पोजीशन पे जो पड़ा है, ये भी एक नाइट्रोजनस बेस है। देखो कैसे, ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ, ये रही शुगर और ये रहा फॉस्फेट, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड है 1 वाला, और सेकंड वाला भी न्यूक्लियोटाइड है, करेक्ट। यस यस मैम। मैम। अब देखो ये अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो ये ब्लू वाली डॉट एक ये है, और ये ब्लू वाली डॉट एक ये रही। अब देखना ये एक दूसरे से अटैच कहाँ पर होते हैं, किस पोजीशन पे होते हैं। तो देखो, कार्बन नंबर 1 तो बेस के साथ बिजी है, कार्बन नंबर 2 अपने OH के साथ आगे रिएक्शंस में बिजी है, ठीक है। जो कार्बन नंबर 3 होता है ना, वो आगे बॉन्डिंग करता है। तो कार्बन नंबर 3 के साथ क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड का, ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियोटाइड 1 है, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट तो फ्री बैठा है, खैर, जहां पर ये चेन स्टार्ट हुई होगी, लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 ने दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाना है। ध्यान से सुनना, एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 ने बॉन्ड बनाना है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ। इतना समझ आया? Yes, ma'am. देख बेटा, अब ध्यान से देखियो, इसका कार्बन इसके ऑक्सीजन के साथ लगा, यहाँ पे इसका कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। सो इस अटैचमेंट को जब हम पहले पीछे जाके देखना, इसको हम कहते थे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, है ना, ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड, ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड ये रहा। तो हम इसे कहते थे लेट मी रीड्रॉ इट। एक काम करो, पहले इतना बना लो, फिर आगे बताती हूँ पॉइंट। इतना बना लो। बस ये लास्ट कॉम्प्लिकेटेड बात है, फिर कुछ नहीं, खत्म हो गया बस, फिर छोड़ दूंगी 5 मिनट पहले।
चाहे तो सारे कार्बन मत लेबल करो, बस मेन कर लो, कार्बन नंबर 3 वाला लेबल कर लो और फॉस्फेट ग्रुप लेबल कर लो, बाकी तो तुम पीछे बना ही चुके हो। डन मैम। सपरन Yes, ma'am. ओके, लेट मी erase everything. पीछे आओ, ध्यान से सुनना। इसे करेक्ट करना यार, दोबारा नींद में नहीं बनाऊंगी मैं। ये है फोस्फेस्टर बॉन्ड आपका, ये वाला नहीं है, ये तो PO43 नेगेटिव है, ये 4 ऑक्सीजन तो इसी के हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो है OCH2, दिस इज फोस्फेस्टर बॉन्ड। पहले तो इसे करेक्ट करना। किया? Yes, ma'am. यस मैम। अब बड़े ध्यान से पिक्चर को देखना, हमेशा के लिए क्लियर होगा, ठीक है? ये कलर का है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। Yes, ma'am. यस ये मैम। ये हमारा हुआ फोस्फोएस्टर बॉन्ड, एस्टर ही तो अटैच हुआ है उसके साथ भाई, क्यों नहीं यही बॉन्ड होगा। और यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा, तो ये भी फोस्फोएस्टर बॉन्ड हुआ, एक तरफ फॉस्फेट है, फोस्फोईस्टर बॉन्ड। तो कितने फोस्फोईस्टर बॉन्ड हो गए? 2. Two. तो मैं इसको कोलैबोरेटिव क्या रखूंगी इन दोनों बॉन्ड्स को? बेसिकली फोस्फो डाई मतलब Diester. डाइएस्टर बॉन्ड। लिख सकती हूँ, इट विल बी रिटन एज 1 न्यूक्लियोटाइड attached to another nucleotide. 1 nucleotide attached to another nucleotide through phosphodiester bond. समझ आई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ये कनेक्ट होते जाएंगे और पूरी की पूरी RNA की चेन बना देंगे। DNA में भी ऐसे ही करते हैं। अब इसे लिख लो, बस इतना सा था। डन मैम। Done, ma'am. डन? चल बेटा, मुझे इसे कंपाइल करने दे। देखो NCERT पेज नंबर 145, ये लिखा है एडेनिन, यस मैम। फिर लिखा है एडिनोसिन और फिर लिखा है एडाइनिलिक एसिड, है ना? 3 अलग अलग चीजें लिखी है ना, तो इसका मतलब वहीं पे लिख लो। जब वो ये पिक्चर दे रहे हैं तो ये कुछ नहीं, यहाँ पे वो तुमको दिखा रहे हैं नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, तो ये सिर्फ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन की पिक्चर है। अब अगर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस को तुम डाल दो किसके पास, कौन सी शुगर है ये? Ribose. राइबोस, राइट? तो अगर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ शुगर के साथ, तो मैं इसको क्या बोलती हूँ? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड। तो दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो अगर एक 5 कार्बन शुगर के साथ एडेनिन लगा होगा, तो उस न्यूक्लियोसाइड को मैं बोलूंगी एडिनोसिन। सो व्हाट इज एडिनोसिन? इट इज एन न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनोसिन कुछ नहीं है, बस एक न्यूक्लियोसाइड का नाम है एडिनोसिन। अगर मैं ग्वानिन लगा दूं तो यहाँ पे ग्वानोसिन, ओके? अगर मैं यहाँ पर यूरेसिल लगा दूंगी तो आगे तुम सिन ऐड करते जाना,
तो न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है। क्लियर? यस मैम। अब अगर मैं इसके अंदर एक फॉस्फेट भी लगा दूं, एडेनिन लगा था और शुगर थी, तो हम मैं इसको एडिनोसिन बुला रही थी, लेकिन अब मैंने फॉस्फेट लगा दिया तो ये एसिडिक हो गया ना, तो अब मैं इसे बुलाऊंगी एडिनाइलिक एसिड। ग्वानिन लगाऊंगी तो ग्वानाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये टर्म ऐसे आएगी। समझ आया? तो ये है न्यूक्लियोसाइड। तो ये वहां पे लिख लो कि ये पिक्चर कंफ्यूज करती है, नाम कैसे बदल रहे हैं, नाम ऐसे बदल रहे हैं। समझ आई? Yes, ma'am. मैम देखो लास्ट है डीएनए और आरएनए के बीच का फर्क, जो सबको पता होना चाहिए और आधे से ज्यादा को पता भी होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए हैव H ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 ऑफ द डीऑक्सीराइबोस। अगर तुमको याद होगा, ऐसे बनाते थे ना 5 कार्बन की शुगर, तो ये जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर H ग्रुप होता है। लेकिन आरएनए के केस में क्या होता है? कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। ऐसे होता है ना? तो पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है, क्योंकि डीएनए के पास H ग्रुप होता है, OH नहीं, इस वजह से वो क्या होता है? वो ज्यादा स्टेबल होता है। सो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. इसलिए आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, क्योंकि उसके पास अल्कोहलिक ग्रुप है। तो एक बार दारू पी तो इंसान ने तो झूलते रहना है ना, किसी से भी इंटरेक्ट करने निकल जाएगा। इसको ऐसे याद रखना। तो इसलिए आरएनए किसी से भी रिएक्ट करने को निकल जाता है, लेकिन डीएनए ऐसा है, मैं तो नहीं पीता तो मैं किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करूंगा, मैं देख के करूंगा इंटरेक्ट, बात करनी है या नहीं। ओके, दूसरी चीज, डीएनए डज नॉट हैव यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल भी ना बहुत स्टेबल ग्रुप नहीं है, डीएनए के पास नहीं होता। यूरेसिल की जगह डीएनए के पास क्या होता है? Timing. बट हैव थायमिन। ठीक है, तो थायमिन की पोजीशन है जिसको रिप्लेस करता है आरएनए केस में यूरेसिल। सो आरएनए हैव यूरेसिल, ये लिखा हुआ है, आरएनए हैव यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ थायमिन, राइट। उसके बाद जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, व्हाइल आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, या सर्कुलर फॉर्म में मिल जाएगा तुमको। ओके, इतना क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, इसलिए वहां से क्वेश्चन आता है, लोकेशन। बेटा डीएनए तुमको न्यूक्लियस में ही बनेगा, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का ब्यूटीफुल फीचर है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैक्ड होता है, एकदम स्टेबल और सिक्योर। लेकिन आरएनए तुमको कहाँ मिल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स में, हमारी बॉडी में भी आरएनए, ऐसा नहीं हमारे पास आरएनए नहीं है, बस वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है हमारा। ठीक है, तो इनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए क्वेश्चन गलत हो सकता है। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. इसको कर लो खत्म तुम्हारा। और यही है। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का पक्का? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा जो कल लेक्चर होगा, हम उसके अंदर 12th के साथ करेंगे कंबाइन करके, और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। शेयर करना बंद कर रही हूँ मैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, राइट। और तैयार होकर आना और आ जाना क्लास में रेगुलर। ओके, सो आई Yes, स्टॉप ma'am. माय शेयरिंग।